स्क्रूटनी कमेटी ने नताइज की स्क्रूटनी का अमल तेज कर दिया। इंटर बोर्ड ने कमेटी मेंबरान की तादाद बढ़ाकर 66 कर दी। पंद्रह 15,000 से जायद तुलबा और तालबात स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवा चुके हैं। नाज़िम इम्तिहानात को स्क्रूटनी 30 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ार खान। इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर शहर कराची में बहुत सियासत हुई है और सियासत हो रही है या ऑन मेरिट ये सवाल उठाया जा रहा है। यही आज के प्रोग्राम की बुनियाद भी है कि इस मामले पर जो इश्यूज़ जिसको रेस किया गया है जेन्युइनली स्टूडेंट्स कंसर्न है, ये उनके कैरियर्स उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है या फिर ये सिर्फ सियासत हो रही है, या इस मामले पर जो एतराज़ात हैं वो ऑन मेरिट हैं या नहीं है। अच्छा, जो कमेटी बनाई गई है वो स्क्रूटनी कर रही है कॉपीज़ की। एक असेंबली ने भी कमेटी बनाई हुई है। सिंध हुकूमत ने इससे पहले जो इंटर बोर्ड के चेयरमैन थे उनको भी बरतरफ किया था। फिर मजमूई तौर पर कराची की जो ओवरऑल सियासत है उस पर गुफ्तगू होगी कि जो इल्ज़ाम लगता है MQM और जमात इस्लामी की तरफ से ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, उन इल्ज़ामात का जवाब भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट्स क्या थे ये बताते हैं आपको। ऑन एवरेज प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, साइंस और आर्ट्स के जो ग्रुप्स हैं उनके अगर नताइज हम देखते हैं तो प्री इंजीनियरिंग तकरीबन 29.05% पासिंग रेट रहा, प्री मेडिकल का 35.75%, साइंस का 36% और आर्ट्स का 26% एवरेज जो रेट रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप जो टॉप 14 कॉलेजेस हैं कराची के, जिसमें सब में टॉप पे सेंट लॉरेंस है जिसके तकरीबन जो एवरेज पासिंग 88% है और सब में आखिर में नेशनल कॉलेज 20% पर है, तो मजमूई तौर पे प्री इंजीनियरिंग का जो पासिंग रेट है वो 58% कराची के टॉप 14 कॉलेजों का बन रहा है। एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है जी कि जब वो कंपेयर करते हैं सिंध के दीगर शहरों के साथ तो वहाँ पर जो पासिंग एवरेज है वो ज़्यादा है बनस्बत कराची के, और इसीलिए ये जमातें मुख्तलिफ सवालात भी उठा रही हैं और भी जेन्युइन कंसर्न्स होंगे जिनका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे सखर बोर्ड का एवरेज जो प्री इंजीनियरिंग का वो 81% है, प्री मेडिकल का 87% है, अब कराची का 29 और 35% है। तो ये क्यों फ़र्क है? घोटकी का 85% तकरीबन 84% है, प्री इंजीनियरिंग का खैरपुर का 85% है, तो और इसी तरह प्री मेडिकल का तकरीबन अराउंड 89% 88% है। तो ये फ़र्क क्यों है इस एवरेज में? ये सवाल भी बुनियादी तौर पर उठाया जा रहा है। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इससे पहले क्या कहा गया उनकी तरफ से, ज़रा सुनते हैं। स्टूडेंट्स का वॉक्स पॉक्स सुनाते हैं कि क्या कहते हैं वो। एक रेट था 87% के साथ। फर्स्ट ईयर में सर इन्होंने एक सप्ली भी दे दी और परसेंटेज भी इन्होंने काफ़ी डिक्रीज़ कर दी 54% के साथ। लड़काना बोर्ड का रिजल्ट आया, उनके आप मेडिकल की परसेंटेज देखें और CS के देखें, उनकी 84, 74 ये परसेंटेज है। कराची का सिर्फ 19% पासिंग रेशो है। मेरा मैट्रिक में A1 ग्रेड था और फर्स्ट ईयर में मेरी एक सप्ली आई है 49% के साथ। हम खुद परेशान हैं, हमने पूरे पेपर करे, अब इस तरह से हो रहा है हमारे साथ। बाकी इंटीरियर के बच्चों के अच्छे रिजल्ट आते हैं, हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाता है। तो ये बुनियादी सवाल है जो बेसिकली ये लोग उठा रहे हैं, और इस सवाल में कितनी जस्टिफाइड ये सवाल है ये हम आज इस प्रोग्राम में उठा रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा कि हमें जानना है आज ये कि सिर्फ सियासत हो रही है या ऑन मेरिट ये मामलात हो रहे हैं। MQM के फारूक सत्तार साहब को भी जरा सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद प्रोग्राम में बाकायदा गेस्ट की तरफ जाते हैं। लेट्स से दिस कि MQM भी क्या एतराज़ कर रही है, फिर जमात इस्लामी भी प्रोग्राम में साथ होगी, पीपल्स पार्टी भी सीनियर वजीर साथ होंगे। पहले जरा सुनते हैं क्या कह रही है MQM। लेट्स से दिस। और निज़ाम तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। 16 सालों से सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। उनके मुस्तकबिल को जिस तरह तारीख किया जा रहा है, अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना। कराची के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। दुनिया में क्या करेंगे लड़काना के बोर्ड से अगर A1 ग्रेड हासिल करने वालों। नजमी आलम साहब मुशीर वज़ीर सिंध हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। खुशामदीद नजमी आलम साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया है, काफ़ी अरसे बाद आपसे आज गुफ्तगू दोबारा हो रही है, खुशामदीद। और हमारे साथ हाफिज़ आबिद सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि नाज़िम हैं इस्लामी जमीयत तुलबा के, और जमात इस्लामी के और भी रहनुमा और MQM के भी APMSO की तरफ से भी कुछ नुमाइंदगान साथ होंगे। पहले बताएं नजमी आलम साहब, आपकी नज़र में ये जो मामला है कि पॉलिटिक्स है या फिर ये सीरियसली कंसर्न जेन्युइन है? देखिए, कंसर्न तो सीरियस है, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि ये मार्क्स बाकी हमारे लिए बड़े संजीदगी से सोचने की बात है जी। और इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है।
अगर तो ये कहीं बोर्ड ऑफिस की तरफ से या उसमें कुछ हुआ है, इट शुड बी क्लियर वेरी। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों की तालीम का लेवल इतना गिर रहा है तो भी बहुत सीरियस बात है। एग्जैक्टली। इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आवाज जरूर उठाएं, लेकिन इसको मैनिपुलेट ना करें। मैं इससे बिल्कुल करता हूं कि भाई ये रिजल्ट से मैं खुद भी मुतमईन नहीं हूं कराची हाई के बच्चों के ये रिजल्ट कैसे आए। इसके ऊपर बहुत थॉरली करने की जरूरत है। कॉपियों की दोबारा रीचेकिंग, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे फीस नहीं होनी चाहिए चेक करने अच्छा, की। मैं नजीब भाई इस पे मजीद बोर्ड ऑफ आपके कमेंट्स भी और दीगर शुरा के कमेंट्स भी लेता हूं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं। और नजीब आलम साहब जो बात कर रहे हैं दुरुस्त है जी कि सियासत नहीं होनी चाहिए, शायद जमात इस्लामी भी यही कहेगी, लेकिन देखते हैं कि कितने जेन्युइन कंसर्न्स है। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात इंटर के इम्तिहानात को लेकर, क्या सियासत हो रही है नहीं हो रही। नजीब आलम साहब आप फरमा रहे थे कि सियासत होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या हो रही है या नहीं हो रही? मैनिपुलेट कोई कर रहा है इस इशू को? आबिद साहब ये मुझे बताएं, सियासत हो रही है, मेरिट पे मामला उठ रहे हैं, ये क्यों फर्क है कराची के एवरेजेस और जो दीगर शहरों के एवरेजेस में? स्टूडेंट्स का क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक तो बात ये कि नजमी आलिम साहब ने कहा कि वो खुद कराची आइट हैं और उन्हें खुद तशवीश है, और बड़े अफसोस की बात है कि वो खुद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है और उन्हें पता ही नहीं चला कि 5-6 सालों से कराची के साथ क्या जुल्म जबर बढ़ता रवा रखा जा रहा है जी। और पब्लिक इश्यूज के ऊपर और पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो किसके ऊपर होगी? आप मौका क्यों देते हैं कि पॉलिटिक्स की जाए? आप तो वैसे ही तलबा तंजीमों के ऊपर पॉलिटिक्स के लिए पाबंदी लगाते हैं। Exactly. तो अगर तलबा तंजीमें अगर अपने हक के लिए, अपने इश्यूज को एड्रेस करवाने के लिए नहीं उठेंगी, सड़कों पर नहीं आएंगी, सिंध असेंबली का घेराव नहीं करेंगी, आप लोगों से अपना हक नहीं हासिल करेंगी, तो फिर किस चीज के लिए बाहर निकलेंगी? नहीं, लेकिन अभी इस इशू के ऊपर वो कहते हैं कि इसको मैनिपुलेट ना करें, लेकिन कंसर्न जेन्युइन है। तो ये कंसर्न जेन्युइन है या मैनिपुलेट किया जा रहा है इस मामले में? नहीं, ये इश्यू जेन्युइन है ना। आप ये देखें ना कि आप पूरे सिंध का रिजल्ट देख लें, एक तरफ है, और कराची का रिजल्ट एक तरफ है। कोई एक शहर ऐसा नहीं है कि जहां पर जो है कराची के मुकाबले में उसका रिजल्ट आया हो, और मुसलसल चलता चला जा रहा है ये मामला। तो मैनिपुलेट करने की तो बात ही नहीं है। नहीं, तो इसको एड्रेस करने के लिए इन्होंने आबिद साहब कमेटी बनाई, इन्होंने स्क्रूटनाइज किया। कहते हैं 250 कॉपीज को शायद स्क्रूटनाइज किया। उसके अलावा फिर वो जो है उन कॉपीज से वो कहते हैं कि हमें तो नताइज वही मिले रीचेक करने के या स्क्रूटनी करने के बाद भी। तो क्या इसका फिर हल क्या है? किस तरह वेरीफाई होगा कि ये क्लेम दुरुस्त है या नहीं है? कैसे इसको वेरीफाई करेंगे? एक चीज तो ये है कि स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया। और अगर कोई चीज जारी की है तो उसे मीडिया के ऊपर लेकर आइए कि ये देखें, ये कॉपियां हैं बच्चों की और इसके अंदर बच्चों ने कुछ लिखा ही नहीं है। बेवकूफ बनाते हैं। ये आप जाके इंटर बोर्ड के अंदर विजिट कर लें, बेतहाशा तादाद के अंदर पेरेंट्स हैं और बेतहाशा तादाद के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो कि रो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। आप उन्हें एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्क्रूटनी कर ली। स्क्रूटनी का तो मामला सबको पता है कि ऊपर से रीटोटलिंग हो जाती है, कॉपियां किस तरीके से चेक होती हैं सबको पता है। तो भाई आप कॉपी खोल के एक दफा रीचेकिंग तो करें। आप रीचेकिंग करने को तैयार ही नहीं है। आप टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि ऊपर से जो शीट के ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए उसी को टोटल करके बता रहे हैं कि सही है या गलत है। आप रीचेकिंग तो करें। आप ये कह रहे हैं आबिद साहब की जैसे एग्जाम शीट जो है उसमें पूरे यानी सारे सवाल जवाब पूरे रीचेक नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं सिर्फ नंबर्स की रिकाउंटिंग हो रही है और वो बता रहे हैं कि ये नंबर सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऊपर से शीट के ऊपर रीटोटलिंग कर रहे हैं, काउंटिंग शीट की। अच्छा, बस रीचेकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हमारा पहले दिन से मुतालबा ये कि भाई आप रीचेकिंग करें जी। अच्छा नजीब आलम साहब ये बताएं, ये जो क्लेम कर रहे हैं कि रीचेकिंग जो हो रही है स्क्रूटनी कमेटी की, वो कहते हैं सिर्फ नंबर्स रिकाउंट हो रहे हैं, उसमें जेन्युइनली चेक नहीं किया जा रहा दोबारा, ये कंसर्न है इनका? कर रहे हैं तो ये गलत बात है। मैं इनकी बिल्कुल सर इसकी रीचेकिंग होनी चाहिए इन कॉपियों की। और जहां तक बात है, मेरे ये एमक्यूएम के दोस्त भी हैं और जमात इस्लामी की, इनकी दोनों की सूबाई असेंबली में नुमाइंदगी है। इसको वहां के इशू में वहां की जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है उसमें उठाएं आप। उसमें मुझे नहीं पता कि किसकी क्या नुमाइंदगी है कमेटी में, लेकिन नहीं आप उनके नुमाइंदे हैं, हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम एक या उनको बिठा लेते हैं तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में आ जाते हैं, वो भी आ जाएंगे, फिर आप भी हैं साथ में, अच्छा है बात हो जाएगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फारूक साहब भी होंगे हमारे साथ जो इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्लियामेंट में कमेटी के अंदर। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नासिक हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हैं। नजमी आलम साहब कह रहे थे कि जी असेंबली के अंदर कौन नुमाइंदगी कर रहा है, कमेटी में कौन है इनकी तरफ से। तो मोहम्मद फारूक साहब जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली के सीनियर रहनुमा, कमेटी में भी आप मौजूद हैं। फारूक साहब खुशामदीद प्रोग्राम के अंदर। तो ये क्योंकि ये असेंबली के अंदर किस लेवल पर है ये बताएं पहले। कितनी रुकनी कमेटी है? 15 की खबर आई थी, दीगर इन्वाइटीज हैं। एक्चुअल कितनी बड़ी कमेटी है? अमेंडेड क्या है कमेटी का? 6 रुकनी कमेटी है ये। अच्छा। और स्पेशल कमेटी कहते हैं इसको। और इसका काम जो है वो इस पे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करनी है। असेंबली में हम उसको पेश करेंगे कि हुआ क्या है। असल में हमने इश्यूज़ जो हमारे इस कराची शहर के फ़र्स्ट ईयर के जो रिज़ल्ट आए हैं उसके अंदर क्या ड्रामा हुआ है उस पर हमने असल में बात करनी है। और एक पहली मीटिंग हमारी हो चुकी है, उसमें हमने TORs जो है वो बनाए हैं। और इंशाल्लाह ताला कल हमारी एक दूसरी मीटिंग है और उसमें हम कितने दिन में आपको ये करना है? ये कोई टाइम बाउंडिंग तो नहीं है हमारी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हफ्ता और लगेगा अभी। तो ये तहक़ीक़ाती कमेटी अलग काम करेगी, आप अलग काम करेंगे? नहीं, कौन सी तहकीकाती कमेटी? वो जो वो कह रहे हैं जी कि स्क्रूटनी करेगी करेगी वो नहीं, देखें तहकीकाती कमेटी जो स्क्रूटनी करेगी उसको तो हमने कहा है कि वो अगर बोर्ड ने कोई बनाई है तो ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने गलती की हो, जिन्होंने जो है वो कोई गलत काम किया हो, वही लोग खुद ही कमेटी बना लें और खुद ही उसकी फाइंडिंग रिपोर्ट पेश कर दें। तो उन्होंने तो पेश स्टेटस क्या है फिर? उन्होंने तो पेश अपनी बोर्ड की कमेटी थी वो बनाई है और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि कोई बेज़ाब्तियाँ नहीं हुई हैं। जबकि हमने जो कमेटी में बात की है, जो TORs बने, और पहली बात उसमें हमने ये की है कि हम स्क्रूटनी कराएंगे, वो थर्ड पार्टी स्क्रूटनी कराएंगे उन लोगों से जिन्होंने ये इस सारे काम के अंदर अगर वो इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, वो तो इसका फ़ैसला नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी कोई फ़ैसला करेगी। थर्ड पार्टी का फ़ैसला कल जो हमारी नेक्स्ट कमेटी की मीटिंग है उसके अंदर होगा कि थर्ड पार्टी कौन सी होगी और उसके अंदर उस कमेटी के मेम्बरान भी होंगे नहीं होंगे, ये फैसला जो है नेक्स्ट उसमें। अच्छा, 2 बातें। एक तो ये कि ऑफिशियली उन्होंने कह दिया कि कुछ भी नहीं है, या अभी अनऑफिशियली मीडिया को बताया गया, कहा गया कि स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं हमें तो नहीं बताया उन्होंने। देखिए उन्होंने मीडिया में ही आई है उनकी, मीडिया में आई है और आपको बताया ऑफिशियली? नहीं, ऑफिशियली नहीं, आपको भी कोई ऑफिशियली नहीं बताया? नहीं, हमने तो असल में अभी तो उनसे पूछा ही नहीं है ना। अभी पहली मीटिंग जो हमारी थी हमने उनको बुलाया ही नहीं है। अब हमने उनको कल बुलाया है और कल हम उनसे पूछेंगे क्रॉस क्वेश्चन और जो भी हमने करना है। कल की मीटिंग जो है उस मीटिंग के अंदर जो लास्ट ईयर की कमेटी बनी थी फैक्ट फाइंडिंग की, उसके चेयरमैन साहब जो वाइस चांसलर हैं NED के, सरोज लोधी साहब, उनकी रिपोर्ट है, बड़ी जानदार रिपोर्ट है। कल वो रिपोर्ट भी पेश होगी। वो सरोज लोधी साहब खुद आएंगे, उसको बताएंगे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। असल मसला ये है कि लास्ट ईयर भी यही कुछ हुआ था इस शहर के साथ। और मैंने लास्ट ईयर भी फरवरी में जब वज़ीर आला नॉमिनेट CM साहब बने थे, लोग उनको मुबारकबाद दे रहे थे, तो मैंने भी मुबारकबाद दी थी। और उसके साथ जो मैंने पहली स्पीच की थी सिंध असम्बली के अंदर, वो यही की थी कि मेरे शहर के बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, इस ज़्यादती को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, उस वक्त भी जो कमेटी बनी उसकी पूरी फाइंडिंग रिपोर्ट मौजूद है, उस पर अमल दरामद हुकूमत सिंध का अच्छा, मैं उसके कंटेंट्स पे नहीं आता रिपोर्ट है, क्योंकि ज़ाहिर आप कल कमेटी में पेश करेंगे तो इट मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। लेकिन क्या करप्शन का अंसर है या डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है? मतलब क्या वजह क्या है? मतलब नहीं, पॉलिटिकल तो नहीं है। मैं ये नहीं कहता सियासी जबान के लिहाज से कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसके अंदर। लेकिन देखें, अगर ये मुसलसल एक चीज़ हो रही है तो कोई ना कुछ तो है ना। और हमारी कमेटी के अंदर भी और जमात इस्लामी ने भी इस हवाले से एक तालीमी कमेटी बनाई है। उसमें हमारी चेयरमैन इंटर बोर्ड से मुलाकात हुई थी और 1 महीने में हमारी 2 मुलाकात हुई। और इत्तफाक ये है कि 2 अलग अलग चेयरमैन से मुलाकात हुई। 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन इन्होंने बनाए। अभी भी जो इंटर बोर्ड के चेयरमैन हैं वो जो है एडॉक बेस पर है। मैट्रिक बोर्ड का चेयरमैन है वो, और वो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन भी 2 साल के लिए वो बने थे। 1 साल उनका एक्सटेंड हुआ था। 31 दिसंबर 2024 को वो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन भी नहीं रहे। और इंटर बोर्ड के चेयरमैन की जो उनकी तैनाती हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैट्रिक बोर्ड के साथ एडिशनल, और ये जनवरी में हुआ है। जनवरी में काम है ना, लेकिन जनवरी में वो खुद मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन भी नहीं है। उसका नया नोटिफिकेशन कोई नहीं आया। मैंने उस पर बात की उन्होंने। नहीं, आपके नजदीक ये एकदम ये तसल्ली बख्श नहीं था कि चेयरमैन को हटा के दूसरा चेयरमैन लगा दिया, या इससे और पहले वाला जो चेयरमैन था ना, वो पहले जो चेयरमैन था वो भी कोई 12-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए थे। उनके ऊपर वैसे ही कोई तलवार लटक रही थी। होता यह है कि क्या ये शहर जो है वो बंजर हो गया है?
इस शहर के अंदर कोई चेयरमैन सर नहीं ये है। पूछ लेते हैं नजमी आलम साहब, क्या शहर बंजर हो गया? ये भाई फारूक भाई सवाल उठा रहे हैं, जमात इस्लामी के जो रुकन सिंध असेंबली हैं। नजमी भाई, नहीं, फारूक भाई जो बात कर रहे हैं अपनी कमेटी को शहर खुदाना खास्ता बंजर नहीं हुआ, तो बंजर हो गया था, इसको दोबारा से हरा भरा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। फारूक भाई भी जानते हैं ये बंजर हो गया था शहर। फारूक भाई, मैं इस सारी बात में जो आपकी असेंबली की कमेटी है उसको ऑनर दूंगा सबसे पहले, कि बजाय इसके कि मैं बोर्ड के ऑफिस की बनी हुई कमेटी को इज्जत, मेरे ख्याल में असेंबली की जो कमेटी बनी है इस पे हम सबको ट्रस्ट करना चाहिए। मुंतखब नुमाइंदे हैं, इन पर ट्रस्ट करना चाहिए, और इनकी जो भी फाइंडिंग हो, जो भी रिकमेंडेशन हो, उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी। और क्योंकि देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, इसका हल निकालना पड़ेगा, ये हमारे शहर के बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। अगर हम इसको पॉलिटिकलाइज करेंगे, एक नेचुरल बात है कि आप अगर इसका सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर डालेंगे तो पीपल्स पार्टी अपने आप को डिफेंड करेगी, उसका कोई ना कोई सही गलत जवाब देगी। लेकिन असेंबली की कमेटी, क्योंकि उसमें सारी पार्टियों की मेंबरशिप होगी, जैसे जब एमक्यूएम के भी दोस्त होंगे, पीटीआई के होंगे, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, तो ये एक अच्छा तरीका है, मौजूद तरीका है, बजाय इसके कि हम मुजाहिरे। अच्छा, एक बात तो आप दोनों नजमी साहब और फारूक साहब ये कह रहे हैं कि जो कमेटी दूसरी थी स्क्रूटनी वाली, ये भी कह रहे हैं कि उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि वो खुद ही, उन लोगों ने अगर इल्जाम है उन पे तो वो खुद कर रहे हैं। तो असेंबली की जो कमेटी है उसकी लीगल और मोरल हर लिहाज से एक उसको एक वो हासिल है, किसी और पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। और ये भी यही, अच्छा ये बात तो तय हो गई। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि हम थर्ड पार्टी से इसका ऑडिट कराएंगे, तो आप इस पे ऑन प्रिंसिपल एग्री कर रहे हैं नजमी साहब? तो चले बाद में फैसला होना, लेकिन ऑन प्रिंसिपल आप एग्री कर रहे हैं? फैसला करे उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो कमेटी कर रही है ना, मुश्तरका फैसला सारी जमातों को, सब एग्री कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब एग्री कर रहे हैं, थर्ड पार्टी होना चाहिए। लेकिन मैं देखें, इंटर बोर्ड है ना, कराची का बोर्ड है, 2.5 लाख तलबा हैं इंटर के, और इस शहर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कराची इंटर बोर्ड के अंदर, जो ओ लेवल, ए लेवल और फेडरल बोर्ड और आगा खान बोर्ड उसके अलावा हैं। इस दफ़ा जो स्क्रूटनी के फॉर्म जमा हुए हैं उसके वो अच्छी खासी तादाद है। 2 तारीख तक में यहाँ से 15,000 तो हो गए थे, 20,360 हैं। 2 तारीख और प्री मेडिकल में 8,204, प्री इंजीनियरिंग में 7,229, साइंस जनरल में जो है वो 4,764, इसी तरह कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में 20,000। लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन लास्ट ईयर 8,000 का रिजल्ट ही नहीं दिया इन्होंने अभी हुए तक। थे खाली। इसका आप कॉमर्स का रिजल्ट ही नहीं दिया, कॉमर्स के रिजल्ट 8 महीने हो गए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कॉमर्स का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट फर्स्ट ईयर का आ गया है, लेकिन अब आ गया, क्योंकि जो हमारे पास प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस और आर्ट्स के सेकंड ईयर के जो है एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ रहे हैं। ये नजमी भाई कह रहे हैं कि मैं ऑनर करता हूं कमेटी को, सिंध हुकूमत खिलवाड़ कर रही है यहाँ पर तलबा के साथ। आप ये देखें ना कि अगले साल के पेपर का टाइम हो गया, पिछले साल के लिए बच्चे अभी तक रुल रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या ये पिछले साल के रिजल्ट को बचाते फिर रहे हैं? ये किस टाइम रिजल्ट देंगे? अभी तक इन्होंने पेपर का रिजल्ट नहीं दिया, अगले साल अगले एक हफ्ते लेट फीस लगना शुरू हो जाएगी पेपर जी। के। नजमी आलम साहब का जवाब देना चाह रहे हैं। नजमी आलम साहब वो कहते हैं रिजल्ट कॉमर्स के जी नुकसान होगा, उसको नुकसान होगा, तो प्लीज इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रहने दें, असेंबली के मुंतखब नुमाइंदों की कमेटी को इज्जत दें और उनकी बात पे सब अमल करें। लेकिन ये बात सिर्फ ये तो और प्रिंसिपल हो गया कि कमेटी आ गई, लेकिन आबिद साहब ही मुझे बताएं ना, आबिद साहब स्टूडेंट्स आपके अपने रुकन भी कमेटी में, आबिद साहब अब ये कमेटी बन गई है, कमेटी वो कह रहे हैं नजमी आलम साहब कमेटी फैसला करेगी, तो आप जो मटीरियल के ऊपर बैठ के कर रहे हैं जमात इस्लामी और इस्लामी जमात एग्जैक्टली, तो वो नहीं, लेट देम टेक डिसीजन। जो गलत है, चाहे सिंध गवर्नमेंट की गलती है, किसी की है, उसको सामने आने दें प्लीज। इस शहर के अंदर सिर्फ गिरती हुई साख को दोबारा बनाने की कोई कोशिश ना करें। नजमी भाई सामने ही नहीं आता। पिछले साल की फाइंडिंग कहाँ है? बताए ना, जिन लोगों को फिक्स किया गया था कमेटी ने, वो लोग कहाँ हैं? आज कंट्रोलर बने हुए किया गया था। ये सवाल अहम है, ये सवाल बड़ा अहम है कि पिछले साल की कमेटी की फाइंडिंग्स जो थी, उस कमेटी की फाइंडिंग्स की रोशनी में क्या हुआ? नजमी आलम साहब 1 सेकंड अगर दीजिएगा, क्या हुआ? देखें फाइंडिंग की ये रिपोर्ट देखिए ना, फाइंडिंग की रिपोर्ट है और डिस्क्लोजर की तारीख है 16 फरवरी। इन लोगों को
जिम्मेदारियों के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो एब्सकॉन्डर थे। अच्छा, उनसे एक वोट को सेकंड खतरा आबिद साहब, था। ये अगर वो और कमेटी इनकी की रिपोर्ट ही गवर्नमेंट बना में रही इनकी है, पार्टी ने साहब, उन्हें इस ये- साल वोट के अच्छा, अंदर एक सेकंड में जिम्मेदारियां दे दी। उन्हें कंट्रोलर बना आप दिया। दिखा दें रिपोर्ट, आबिद रिपोर्ट है, साहब, ये रिपोर्ट है जी। ये डिस्प्लेजर का जो 2 लोगों का, मैं नाम नहीं लेता अभी क्योंकि कमेटी में जाना है और ये मैं नहीं रख सकता, आप दे सकते हैं नाम। 16 फरवरी को इंटरिम हुकूमत थी। नहीं, इसमें बताया ना कंप्यूटर एग्जामिनेशन जरीना राशिद साहिबा थी ना, बस आप नाम ले जरीना लें राशिद उनका। साहिबा थी जो 16 कि फरवरी, एब्सकॉन्डर की लास्ट ईयर। 16 फरवरी को इंटरिम गवर्नमेंट थी, सही। इलेक्शन नहीं हुए थे, ठीक है। और वहाँ जो सलीम राजपूत साहब हमारे यहाँ पे कमिश्नर भी थे उस वक्त, उन्होंने एज ए चेयरमैन डिस्प्लेजर का नोट किया। 2 लोगों को सर्कुलर जारी हुए 16 फरवरी। सही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। 24 तारीख को हलफ हुआ, 25 तारीख को इलेक्शन हुआ, 26 तारीख को हमारे सीएम साहब ने हलफ उठा लिया। उसी सलीम राजपूत साहब का दोबारा लेटर आया 29 फरवरी का। एक को बना दिया डिप्टी कंट्रोलर और एक को बना दिया आईटी मैनेजर। और ये वो लोग हैं जो उस रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है। मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, ठीक है, कल आपको बात ये रिपोर्ट में कल कमेटी में करनी थी, आज मैं आपने करूंगा कर नहीं, दिया। मैं नाम नहीं लिया, मैं इसीलिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ ही आप देखें कि 20,000 इस कराची के तलबा और तालबात ने स्क्रूटनी के लिए फॉर्म जमा कराए। इन्होंने क्या किया है, कोई पूछने वाला नहीं है बोर्ड को हमारे, इन्होंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के फॉर्म जारी कर दिए हैं। अब वो स्क्रूटनी की तरफ जाएं या जो है वो सप्लीमेंट जो ज़िमनी जो इन्होंने इम्तहानात देने हैं उसकी तरफ जाएं। अच्छा, ठीक है। तो तलबा जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए अच्छा, मैं बड़े परेशान देखिए हैं। सवाल अब जो नजमी आलम साहब आपने कहा कि, और मैं चाहूँगा कि आबिश अभी आप क्योंकि आप मौक़िफ़ आया आपका भी और फारूक भाई का भी, नजमी आलम साहब बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि एक तो कमेटी है, आप कह रहे हैं उसको इज्जत दी जाए और बिल्कुल सब एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन ये कह रहे हैं जो पिछले साल मामला था और जो बता रहे हैं कि कुछ अपॉइंटीज थे जिनके ऊपर डिस्प्लेजर नोट आया था वही रीअपॉइंट हो गए, तो अब मामला इस कमेटी का तो है ही, लेकिन पिछले साल जो जिन पर इल्जाम थे वही तैनात हो गए डिप्टी कंट्रोलर और दीगर ओहदों के ऊपर, तो इसको रेक्टिफाई कौन करेगा? नजमी आलम साहब। हमारे एमपीएस से मौजूद एमपी साहब ने सही कहा कि हमें इस इशू को सिर्फ इस साल के रिजल्ट तक की नजर में रख के नहीं देखना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पुरानी जो कमेटी की रिपोर्ट थी अगर उस पर अमल नहीं हुआ है तो इनको अपने नोट में लिखना चाहिए कि ये अमल क्यों नहीं हुआ। जो भी इसका जिम्मेदार है, कोई भी शख्सियत है, कोई भी गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कि भाई ये रिपोर्ट आपने कमेटी बनाई, उसने एक रिपोर्ट दी, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। ये क्वेश्चन भी इस कमेटी को गवर्नमेंट से भी पूछे। नजमी भाई, जिस बच्चे का जिस तालिब इल्म के 3 साल जाया हो गए इस चक्कर में, वो क्या करे? नजमी भाई, जिस बच्चे के 3 साल जाया हो गए वो क्या करे, जो तंग आके पढ़ाई छोड़ गया? वो जो पिछले साल के उसको रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन हमें इस सारे गंद पे ये जो खराबी हो रही है इस पे बंद तो बांधना होगा ना। अगर बंद नहीं बांधेंगे तो ये क्या अगले साल फिर हम इसी तरह बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, ये तो नहीं एक्सेप्टेबल हो सकता। तो मैं तवक्को रखूंगा कि हमारी जो असेंबली की कमेटी है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इस पे बड़ा वाजे और सख्त रिकमेंडेशन को असेंबली के फ्लोर पे लाए और वहां पर इसको डिबेट में लेके आए। अब इत्तेफाक से मैं भी असेंबली में बैठ सकता हूँ, वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता लेकिन डिबेट कर सकता हूँ, और अगर इनकी रिपोर्ट अच्छी होगी तो इंशाल्लाह मैं इस कराची शहर का मैं क्या पैदा हुआ हुआ शख्स हूँ, अपने शहर के बच्चों के लिए आवाज जरूर उठाऊंगा। अगर लेकिन ये आपको रेजिस्टेंस है कोई इस लेवल के ऊपर जो आप कमेटी काम कर रही है, रेजिस्टेंस फॉर द सिंध गवर्नमेंट? और नजमी भाई, आपने देर कर दी आवाज उठाने में। चलिए वो अब आवाज उठाएंगे, लेकिन कितने साल आविश में आपकी तरफ आने से पहले फारूक साहब क्या कमिटी में कोई रेजिस्टेंस? नहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं, सब यूनानिमस चल रहा है। नहीं, अभी तो एक कमेटी की एक मीटिंग हुई है, ठीक है। देखें उसमें तो हमने टीओआरस उसके किए हैं कि किसके मुताबिक हम टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, किस नहज पे लेके जाएंगे, करना क्या है हमने, तो हमने वो तय किया है। और उस तय करने के अंदर अभी हमने एक चीज़ और भी उसमें बात हुई है कमेटी में कि ज़ाहिर वहाँ क्योंकि डिबेट हुई है कि हम 33% पे खड़े हैं, हम 29% पे खड़े हैं हमारा रिजल्ट कराची का। और कराची का नौजवान, कराची का तालिब इल्म ऐसा नहीं है कि कोई
इतना नाअहल हो गया है कि उसका रिजल्ट इस तरह आ रहा है। नहीं, मैं 14 के टॉप 14 कॉलेजेस हैं, सेंट लॉरेंस 88% पर है, लेकिन नेशनल 20% पर है। अच्छा, ये जो एवरेज बन रहा है प्री इंजीनियरिंग का 58% बन रहा है। नहीं, एवरेज 58% प्री इंजीनियरिंग का बोल रहा हूँ, टॉप 14 कॉलेजेस का, टॉप 14 कॉलेजेस के टॉप 14 मैं कराची की बात कर रहा हूँ, वो एवरेज तो कम आ रहा है, मजबूरी एवरेज तो कम है। लेकिन मैं इसको हम 11 कॉलेजेस कराची के ऐसे हैं, 11 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर एक बच्चा पास नहीं हुआ। कराची के 11 कॉलेजेस अच्छा, ये अभी सर ये बताएं कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कितना नुकसान हुआ है तुलबा का, ये मुझे बताएं कितना तालीमी नुकसान सालों के हिसाब से कितना हुआ, कितने लोगों का हुआ है ये, और कितने साल से ये सिलसिला जारी है? आबिद साहब, आखिरी 2-3 साल हुए हैं ऐसे, ये 5-6 साल से ऐसे ही चल रहा है, 3 साल से 4 साल से। लेकिन हमने मैंने 5-6 साल से फरहान भी मसला जारी है और इसे एड्रेस नहीं कर रहे। मैं कमेटी की जो बात कर रहा था, कमेटी में हमने ये भी तय किया है कि जब हमारे पास रिजल्ट ऐसे हैं और उधर जो सखर बोर्ड है जी, वहाँ 88%, हाँ, सखर कोट 87%, 85 में लड़काना भी आता है, बिल्कुल। तो ये हमने इसकी डोमेन बढ़ाने के लिए बात की है कि हम इसको असेंबली में पेश करेंगे दोबारा, और इसी कमेटी को इसमें कुछ इंटीरियर सिंध यानी हमारे जो रेस्ट ऑफ द कराची एमपीएस मौजूद है उनको शामिल करके, रेस्ट ऑफ सिंध एमपीएस जो, हाँ जी, रेस्ट ऑफ सिंध एमपीएस, उसको हम इसमें शामिल करेंगे और उसकी जो है वो डोमेन को बढ़ा के उन बोर्ड्स का भी जो है वो उसको भी जांचा जाएगा कि वहाँ आया ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है कि वहाँ बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ से भी प्रोफेसर को इधर बुला ली जाए, डॉक्टर उनको टीचर्स को इधर बुला ली जाए। लेकिन MD-CAT और ये जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के टेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि हमारे कराची के तलबा क्योंकि 50% 10% मैट्रिक, 40% इंटर, 50% मार्क्स उसमें किए जाते हैं, बाकी MD-CAT के किए जाते हैं, तो हम इस मामले में कराची हमारा पीछे रह जाता है। कराची के तलबा जो पिछली दफ़ा भी बात उठाई थी जिसमें इन्होंने 15% जो है वो इंक्रीज़ करके दे दिए थे मार्क्स, ये कह रहे हैं हम ये नहीं चाहते कि 15% या 12% जो है मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए जाएं, लेकिन हमारा बच्चा जो कराची शहर का नौजवान है, तालिब इल्म है, वो फिर इंजीनियरिंग के लिए, फिर वो मेडिकल के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमने, अच्छा नजमी आलम साहब, क्योंकि आप कराची में आपने कहा ना कि यू आर बॉर्न कराचीआइट, पीपल्स पार्टी में रहते हुए आपने अपनी सियासत माशाल्लाह की ओवर द ईयर्स, और इसमें आपने इस वक्त सालों का तजुर्बा और एक जिसे कहा जाए एक सियासी शख्सियत बने। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ये जो एक खलीज सी है कि यहाँ पर के कराचीआइट्स के साथ सलूक सही नहीं है, या जो सिंध के दीगर अजला है उनके साथ बर्तरी का सलूक है, ये तासुर जो है, आपको नहीं लगता कि ये इशू जो भी ऑन मेरिट है या ऑन पॉलिटिक्स है, ये खलीज और बढ़ रही है इस मामले से, एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली विद ऑल द मोस्ट इफेक्टिव जैसे कहा जाए पावर, फौरी तौर पर? नजमी आलम साहब, देखें, ये इसको पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई है इस वाक़े के बाद कि शायद कराची के बच्चों को फेल करके और इंटीरियर सिंध के बच्चों को अच्छे मार्क्स देकर कराची के लोगों को पीछे कर, लेकिन शायद इंटीरियर सिंध में तो आपको 99% एक जबान बोलने वाले मिलेंगे जी, कराची में किसी जबान जी, ये बात याद रखिए जी कि कराची में आपको सिंधी बोलने वाला भी, उर्दू बोलने वाला भी, पश्तो बोलने वाला भी, पंजाबी, हजार सब मिलेगा, तो ये किसी एक के ऊपर नहीं हो सकता इम्प्लीमेंट। हाँ, अगर हुई है गलतियां या कहीं हुई है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो असेंबली की कमेटी है ये अपना दायरा कार वसी करने की जो बात कर रहे हैं, आई एग्री विद देम कि सारे को देखें, ये तालीम हमारे लिए लाइफलाइन है, इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। नजमी आलम साहब, जिन लोगों का नाम इस रिपोर्ट में आया था जो लास्ट ईयर थी, तो अगर उनको दोबारा अपॉइंट किया गया है, तो सर ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई ना, या आप किसे क्या कहेंगे नजमी आलम साहब? तो मुझे बताएं कि इसको तो रेक्टिफाई भी होना चाहिए, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। नजमी आलम साहब, सर मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि जिन लोगों का नाम आया था कि एलिजिबल नहीं है, वो अगर कमेटी में रहे हैं तो ये बिल्कुल नेग्लिजेंस है, और जिसकी भी है उसके से भी पूछगुछ होनी चाहिए। इससे हमें बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम और उसमें जाएं, हमें अपनी इस कमेटी पे एतमाद करना चाहिए और इसको सपोर्ट करनी चाहिए, और जब ये कमेटी अपनी फाइंडिंग दे तो हम सबको इसके ऊपर इतबार करते हुए सियासी अपना
कबला साइड पे रख के इस कमेटी पे, जिसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदे और सारी पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसकी रिपोर्ट को हमें सपोर्ट करना होगा। अगर मेरी ख्वाहिश है कि कमेटी की रिपोर्ट इतनी अच्छी हो कि ये मसला हल हो जाए, और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये पूरे हमारे प्रोविंस की या मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। सो बड़ी अहम जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर, स्टूडेंट्स का पास्ट, स्टूडेंट्स मतलब प्रेजेंट। अब मुझे ट्रस्ट है मुंतखब नुमाइंदों पे कि ये हमें एक अच्छा नहीं, रास्ता हमारा निकाल के ट्रस्ट है, देंगे। तभी तो आप असेंबली में वोटों से हमारे हैं, लेकिन जी, ये जी। कैसे डिलीवर क्या बिल्कुल करेंगे आप? नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस पे बात हुई है, अक्रॉस दी पार्टी सब इस पे मुत्तफिक हैं कि इसको हमने ऐसा करना है कि अगले साल ये मसला ना हो। तो इंशाल्लाह ताला जो कमेटी आएगी उसकी रिपोर्ट होगी, हम जिसको डिस्पेचर करेंगे उसके फिर फॉलोअप भी करेंगे और उसको दोबारा अपॉइंट नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो पिछले साल के जो अपॉइंटेड है उनका क्या करेंगे आप? उनके ऊपर भी एक्शन करेंगे क्या? जो अभी दोबारा कमेटी ज़ाहिर है जब वो उसकी रिपोर्ट आएगी तो जब उस पर फैक्ट फाइंडिंग पिछली रिपोर्ट आएगी उसकी रोशनी में क्या करेंगे? उसकी रोशनी में ज़ाहिर है जब उसकी रोशनी में आएगी वो लोग जिनके लिए नोट जले हुए थे कि ये काबिल नहीं है कि कल आप मुतालबा करेंगे कि इनको हटाया जाए? बिल्कुल करेंगे। कल असेंबली में ये मुतालबा करेंगे? असेंबली में नहीं, पहले कमेटी में होगी कमेटी की रिपोर्ट। अच्छा, मैं देखें सही है, सियासी मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा हम पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नजमी आलम साहब मौजूद हैं साथ। अभी वीसी के मामले पे जो कराची यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान कराची सूबे की यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो हो रहा है, देखें वीसी के उस आज मैंने मूवमेंट डाली थी कि अमेंडमेंट डाली थी इस बिल पर, जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर रही है उस अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट डाली थी कि एक कैडर को, ब्यूरोक्रेट को, जो जिसने पीएचडी ना किया हुआ, सिंपल मास्टर किया हुआ, उसको पीएचडी, उसको वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का नहीं लगना चाहिए। लेकिन वहाँ स्टैंडिंग कमेटी ने मेरी इस जो है वो तरमीम को, अमेंडमेंट को जो है वो डिसअलाउ कर दिया, अप्रूव नहीं किया है। अब देखें इसके अंदर हुआ क्या है, प्रोफेसर हजरात, हमारे असातिज़ा को जो है वो क्या है, बड़ी बेचैनी है पाई जाती है। आज मेरे ख्याल से कोई नवा दिन है और वो तदरीसी अमल का बायकाट किया हुआ उन्होंने पूरे सूबे में, अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिंध यूनिवर्सिटी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, उन सारी जगहों पर आज कराची प्रेस क्लब पे तो पूरे सूबे के प्रोफेसर्स आए हुए थे, पूरे सूबे की यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये इनको जो है, एक तो इनको जॉब की श्योरिटी नहीं है, इनको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर अपॉइंट करने की बात की जा रही है। इनका एक लेटर भी निकला है, वो अपनी ज़ाहिर नौकरी के हवाले से भी परेशान है। एक वो तबका जो हमारे उसको पढ़ाएगा, जो हमारी नस्लों को संवारेगा, अगर उसको अपनी जॉब की, अपनी पेंशन की, अपनी जो है आमदनी की ना हो। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आज सीएम साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो IMF को खुद बताते हैं कि कहाँ से आप पैसे काटें और निकालें। तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो हमारी जो पॉलिटिक्स, उसका वैसे ही ट्रस्ट नहीं है। तो ना आप यूनिवर्सिटी की जो आप बात कर रहे हैं कि अगर एक कॉम्पिटेंट PhD प्रोफेसर ना हो वीसी, देखें तो सिंपल मास्टर जो है वो, ये देखें ये तो तालीमी एक पोस्ट है ना, बिल्कुल ये एजुकेशनलिस्ट होना चाहिए, मतलब एक प्रोफेशनल इसको डील कर सकता है। ये जो है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तो नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आज जब मज़े की बात और है, अभी तो उसका पता नहीं है, उसका पता तो लोगों अभी अगली मीटिंग में, अगले इजलास जो है उसमें पता लगेगा। लेकिन इन्होंने दूसरी दूसरे बिल भी डाला है, आपने मूव किया ना, तो उस पर आप कहते हैं कि नहीं हुआ। PBS 21 ग्रेड का कोई अफसर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई AC जो रिटायर होने वाला हो और वो मास्टर किया हुआ उसने सिंपल, वो PhD की डिग्री कैसे जारी करेगा, वो तहकीकाती मकालात कैसे पढ़ेगा? तो ये एक इल्मी पोस्ट है। मुख्तलिफ किस्म के जो फाइनेंशियल और दीगर चीज़ें हैं वो नीचे देखने के लिए रजिस्ट्रार मौजूद होता है। तो ये VC को जो, अच्छा मज़े की और दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि दूसरी बिल नंबर 5 इन्होंने पेश किया है, अभी स्टैंडिंग कमेटी के हवाले हुआ है। वो बिल क्या है? वो बिल है जो हमारे इंटर बोर्ड हैं, इस बोर्ड के चेयरमैन भी अब 19 ग्रेड का कोई कैडर ऑफिसर भी लग सकेगा। उसके लिए भी कोई शर्त नहीं है एजुकेशन की, जो है वो उसका कोई एक्सपीरियंस हो पुराना। अब
यानी क्या चाह रही है? मैं तो देखें जब अच्छा वो क्या political चाह बात रहे नहीं हैं होती पूछ है, लेंगे, People's Party क्या कह रही है पीपल्स इस पार्टी सूबे के साथ? ये नजमी आलम साहब रिकनेक्ट तो अभी नहीं हुए हैं, वो आते हैं तो पूछते हैं। रेहान शाह साहब, एपीएमएसओ क्या मौकिफ रखती है जो इंटर बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स के हवाले से मामलात आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बिल्कुल उतना ही टाइम दिया जितने सिंध हुकूमत ने कराची के बच्चों को इंटर में मार्क्स दिए। इसके लिए आपका भी शुक्रिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। अब सिंध हुकूमत की तो कमेटी तहकाती बन रही है, आप हम पे भी बना दे तहकाती कमेटी, लेकिन यहाँ कुछ इस तरह से कुछ हुआ कि मामला कि आप इस बताएं, लेकिन आप आए हैं तो प्लीज अपना मौकिफ दें, डिटेल में बताएं, खुल के, टाइम बहुत है अभी हमें पास, आप बताएं प्लीज। देखिए असल में होने ही चाहिए, हम बेसिक पॉइंट से अगर शुरू करें ना, तो तालिब इल्मों की अहलियत जांचने वालों की क्या अहलियत है ना, उसको जांचने का भी एक मौसर निजाम होना चाहिए। पर बदकिस्मती से आप और मैं जिस सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस सूबे के रिहायशी हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बहुत इस्तेमाल में आती है। 73 में कोटा सिस्टम लगा के इस्तेमाल कर ली, फिर इलेक्शंस में इस्तेमाल कर ली, और अब तालीम पे भी इस्तेमाल की जा रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। किस तरह के एमडी कैट में भी इन्होंने, आप देखें कि इंटीरियर सिंध के बच्चे 97, 98 मार्क्स ले रहे हैं, फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, फिर उस पर फैसला लेके आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, बेसिक में मैट्रिक और इंटर के तालिब इल्मों के साथ नाइंसाफी शुरू कर दी। अब जब ये इन्होंने नाइंसाफी शुरू की, ये किन टीचर से कॉपी चेक करा रहे हैं। अब अगर एक सिंधी स्पीकिंग टीचर है जो लाड़काना से अपने पीएचडी जेएसटी करके आ रहा है, वो टेस्ट दे रहा है, वो यहाँ पे जब कॉपी चेक कर रहा है एक उर्दू बोलने वाले बच्चे की, जो उर्दू में साइंस का पेपर दे रहा है, वो जेनेटिक उर्दू में लिखेगा हयातियात, तो एक किसी और जुबान वाले टीचर को नहीं समझ आएगा कि हयातियात क्या लफ्ज है, तो वो उसके मार्क्स काटेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अहलियत जांचने वालों की भी तो अहलियत देखनी चाहिए इनको। और जिस तरह हमारे यहाँ टीचर्स और जो ब्यूरोक्रेसी, अभी ये बता रहे थे नजमी आलम साहब की ब्यूरोक्रेसी आ रही है, तो आईबीए सक्खर की वीडियो सबने देखी है कि वहां से टेस्ट पास करने वालों को आईबीए की एब्रीविएशन नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये सिर्फ कराची के साथ जुल्म कर रहे हैं, पर ये सूबे सिंध के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। आपकी ये मजाक बनवा रहे हैं पूरी दुनिया में तालीम का भी, वो प्लेटफॉर्म के तहत आप लोगों का एहतजाजी लाएमल है आगे का कोई, क्या आप लोग इस पे प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, इस पे फिल वक्त अब तक हमने चेयरमैन बोर्ड से मुलाकात की, कंट्रोलर से की है, हमारे जो असेंबली के नुमाइंदगान हैं वो भी बात कर रहे हैं। पर इन आगे के लिए हमारा लाएमल ये कि हम बहुत जल्द रोड की सियासत का आगाज कर देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह रोड का जो हमारा कैरियर है, जो सीवी है, वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि हम रोड पे आएंगे तो फिर क्या हो सकता है। तो हम खुद भी चाह रहे हैं कि हम अपने नौजवान नस्ल को अब रोड पे लेके ना निकले, उस तरह से बैठा के अफाम तफहीम से उनके मसले मसाइल हल हो जाएं। पर मेरे ख्याल से कि कुछ जो करता धरता इदारे हैं हुकूमत के, सिंध हुकूमत के, वो नहीं चाह रहे कि आसानी से मामला हल हो, तो हमें रोड की तरफ जाना पड़ेगा तालिब इल्मों के साथ, नौजवानों के साथ। ये जो रेहान साहब कमेटी कायम बनी है सिंध असेंबली पे, और वो कमेटी के टीओआज हैं, वो कमेटी काम कर रही है, तो आप तसल्ली एज ए स्टूडेंट रखते हैं कमेटी के जो बनी है, आपकी बॉडी तसल्ली रखती है कि ये कमेटी कोई रिजल्ट्स ऐसे आएंगे जिससे मामला हल की तरफ जाएंगे, या आपको इस पर भी ट्रस्ट नहीं है? नहीं, उस कमेटी से हमें थोड़े बहुत इश्यूज हैं, हमारे एमपीएस हैं उस कमेटी के अंदर, पर वो भी अपने जो इश्यूज है वो उनको बताते रहते हैं, एड्रेस करवाते हैं। पर बाकी जो वो कमेटी क्या कर लेगी जब वो इंटर बोर्ड हमें उन टीचर्स के साथ नहीं बैठा रहा। पहले पिछले जो चेयरमैन बोर्ड थे वो हमने उनसे मुतालबा किया कि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को लेके आएंगे और स्क्रूटनी करवाएंगे अपने सामने। उन्होंने जैसे ही हमारे उसको माना उसके फिर रातों रात वो हट गए। फिर दूसरे चेयरमैन साहब आ गए। दूसरे चेयरमैन साहब जो हैं ये भी लड़काना से ही आए, इनका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड थोड़ी है, हमें थोड़ी पता है क्या क्रेडिबिलिटी है इनका, क्या क्राइटेरिया है। फिर भी कमेटी है, हम वक्तन फवक्तन हम अपने मसाइल उनको बताते रहते हैं, जो कोई नई चीज हमारे पास आती है हम उनसे शेयर करते हैं, रोजाना की बुनियाद पे हम उनके साथ सेटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं नई नई चीजें लेके, ऑन एंड ऑफ उस पे हमारी वर्किंग है। पर मुझे लग नहीं रहा कि सड़क पे आके मैदान पे आके आप कहते हैं आना पड़ेगा, मजबूरी। नजमी आलम साहब, दोनों बातों का जो फारूक साहब ने पहले उठाई थी वीसी वाली, आप उस पर डिस्करेक्ट हुए थे आवाज, और दूसरा फिर जो ये एपीएमएसओ के भाई हमारे जो सीनियर नायब सदर है, ये इनकी तरफ से कहा गया कि सड़कों पे आने की बात है, दोनों को प्लीज एड्रेस कीजिएगा। इन्होंने कुछ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन और लिंग्विस्टिक बेसिस की बात की है कि जबान का फर्क है और ये इस वजह से मामला है। नजमी आलम साहब जी, जिसके ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइज, इसके अलावा इनकी सियासत में चलती नहीं है, क्योंकि अब कराची के लोगों ने इनको नो कर दिया है, तो अब ये बेचारे दोबारा उसको कि जो बात मेरा अपना ये कहना था कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जो किसी चीज को अच्छी तरह चला सके, जिसको एडमिनिस्ट्रेट कोई है
हो सकता है वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, ये भी है कि बात बड़े अच्छे अच्छे टीचरों को है, लेकिन आपको डिपार्टमेंट को या किसी के एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी चाहिए, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी वो चला लेगा। जहां तक मेरे भाई ने बात की कि हम लाड़काना का और कराची का, भाई अब ये बात करना छोड़ दो। जो वो बात जो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव उसका जवाब देते हैं, फिर इससे पहले कि वाइंड अप करें। नहीं, मैंने तो आपको मैंने पहले उस वक्त भी बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तो नहीं है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए नीचे रजिस्ट्रार मौजूद है, या स्टूडेंट एडवाइजर मौजूद है, फाइनेंशियल ऑफिसर मौजूद है। वो कह रहे हैं बाज़ दफ़ा टीचर से ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो उसको संभाल सकता है इसको। नहीं, वाइस चांसलर देखें, ये पीएचडी के और तहकीकात जो तहकीक तालीम और तहकीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है ना, ये प्रोफेसर पीएचडी का काम है। तो ये अगर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा आके वहाँ बैठ जाएगा तो ये किस नीचे कैसे चलेगा ये काम? अच्छा, मैं नहीं हो सके। आप लोग का एहतजाजी लाइमल है कुछ आगे, या आपकी जमात इस्लामी का इस मामले पे आगे का कोई नहीं? हमने हमारी जो प्रोफेसर्स की असातिज़ा की तंजीम है और इंटरबोर्ड वाले मामले जी जी वो एहतजाज कर रही है। अच्छा। जमात इस्लामी उसके साथ है, मैं खुद उसमें एहतजाज में शरीक हो चुका हूँ। हमारे कराची के अमीर और इंटर वाले मामले पे जफर साहब जी, इंटर वाले बोर्ड पे भी हमने इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया है। अमीर कराची हमारे मुनीम जफर खान साहब खुद वहाँ मौजूद थे, तलबा के साथ मौजूद थे। हमने तालीमी कमेटी एक बनाई है और वो हमारे मरकज़ इदारे नूर हक के अंदर वो रोज़ जो है वो 2 घंटा वहाँ मौजूद होती है। काउंटर बना हुआ है, तलबा और तलबात का वहाँ फ्लो है, उस तरफ आते हैं। मैं आखिर में चेयरमैन बोर्ड पे बात करना चाह रहा हूँ। 5 सेकंड भी नहीं है। चेयरमैन बोर्ड भी जो है वो क्यों जो है वो 19 ग्रेड का अफसर लगाया जा रहा है? क्या ये शहर बंजर हो गया है? ठीक है, वही सवाल आ गया, फिर बंजर हो गया। नजीर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका फारूक भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। रेहान शाह साहब किल्लत थी वक्त की, लेकिन आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। उससे पहले हमारे साथ आबिश साहब से आपका फीडबैक मौसूल होगा, देखते रहेगा। अब तक अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।